जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल और मद्य निषेध के लिए प्रैक्टिस सेट संख्या 18 को देखने वाले हैं। दोस्तों, 18 में भाग 1 को देख रहे हैं, जिसको भाग 1 में 1 से लेके 50 तक प्रश्न को हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। जस्ट इसके बाद भाग दूसरा वीडियो आएगा, जिसको में 51 से लेके 100 तक प्रश्न को हम लोग कंप्लीटली देखेंगे। वीडियो को पहला बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसको लिंक को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप, जो भी ग्रुप चलाते हैं उस ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि और नए लोग जुड़ सकें और इस सेट का लाभ उठा सकें। इसके पहले सारे सेट अपलोड कर दिया गया है और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जिसके माध्यम से एक एक करके सारे सेट को आप लोग देख लीजिए। सेट पूरा थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि पूरा डिटेल में बताते हैं। जो टॉपिक रहता है टॉपिक को भी डिटेल में बताते हैं, साथ में प्रत्येक ऑप्शन को भी डिटेल में बताया जाता है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इसको स्टार्ट करने से पहले आप कलम और कॉपी अपने पास में लेकर के बैठिएगा, ताकि मैं जो इंपॉर्टेंट नोट्स को मैं नोट्स कराऊं तो आप उसको आसानी से नोट कर पाइए। हम लोग ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते अपना प्रश्न पे चलेंगे। तो आप लोग वीडियो को है शेयर करके और उसके बाद में कॉपी कलम लेकर के और बैठ जाइए। पहला प्रश्न है साथियों, ये आपको रीजनिंग का है, सॉरी रीजनिंग टाइप की मैथ का ही प्रश्न है। तो रीजनिंग और मैथ है। देखिए, आपको प्लस के स्थान पे माइनस का प्रयोग करना है और गुना के स्थान पे भागा का, यानी कि एक दूसरे को आपस में इंटरचेंज कर देना है। गुना रहेगा वहां भागा लिखना है, भागा रहेगा वहां गुना लिखना है। इस आधार से अगर लिख करके इसको सॉल्यूशन हल करते हैं तो आपको इसको 115 आने वाला है। 115 यानी कि बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न में बताया गया है कि अति व्ययी और ओकर बाद में मिताहारी ये किस प्रकार संबंधित है। वही आगे इसको बताया है कि जिस प्रकार से जो है पक्षपात पूर्ण संबंधित है और खाली स्थान पे भरना है। तो यह पक्षपात पूर्ण है, यह आपको निष्पक्ष के गुण से संबंधित है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में तीसरा देखिए, रीजनिंग का प्रश्न है। तो रीजनिंग में आपको कहा जा रहा है कि यह जो आपको दृश्य दिया है, यह कौन सा दृश्य में शामिल है, लेकिन एक कंडीशन दे दिया है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। ये चीज को जरूर पकड़िएगा, यानी कि घुमाने के इसका मतलब कि टर्न करके इसको आप लोग नहीं देख सकते हैं। तो इस ज्यों के त्यों है। तो देखिए, ज्यों के त्यों आपको ये ए ऑप्शन में मिल रहा है, बाकी जो है इस सी ऑप्शन में भी है, लेकिन इसको में टर्न करके किया दिखाया गया है। तो आपको सही जवाब जो है ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ध्यान लगा लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, आपको गद्यांश का क्वेश्चन आजकल मिलता है एग्जाम में, गद्यांश का क्वेश्चन। तो ये गद्यांश पूरा के पूरा आप पढ़िएगा, रीड करिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा और उसके बाद में इसको प्रश्न देना शुरू करिएगा। आपको एकदम बिल्कुल गद्यांश से किसी को गलत होता ही नहीं है। तो देखिए, गद्यांश में आपको चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि उत्साह का प्रमुख लक्षण क्या होगा। देखिए, उत्साह का प्रमुख लक्षण एक गद्यांश पढ़िएगा, उसके आधार पे आनंद और जोश जो है उत्साह का जो प्रमुख लक्षण होने वाला है। उसके बाद में चौथा के बाद में 5वां नंबर प्रश्न है, अगर यह पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए। वहां इसका पीडीएफ भी देते हैं और नया नया अपडेट आता है उसका आपको अपडेट भी देते रहते हैं। तो पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसका भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 5वां प्रश्न है, सच्चा वीर वो होता है, गद्यांश के अनुसार ही है। सच्चा वीर कौन होगा। गद्यांश के अनुसार जो है आपको सच्चा वीर जो होने वाला है, सच्चा वीर आपको होने वाला है कि जो कर्म भाव से उत्साह दिखाता है। क्या है, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाता है, यानी कि बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 5वां नंबर प्रश्न के लिए। उसके बाद 6ठा नंबर प्रश्न है, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है। तो सबसे बड़ी रुकावट है आलस्य। आलस्य उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट का काम करता है। 7वां नंबर प्रश्न देखिएगा, 7वां नंबर में है कि सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य के कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। उक्त वाक्य किस प्रकार के है। तो यह जो वाक्य है ना, यह वाक्य आप देखिएगा तो आपको विशेषता बता रहा है। क्या है, विशेषण और उपवाक है, यानी कि सच्चा उत्साह वही होता है और जो, देखिए इसी से संबंधित है, तो यह जो हो जाएगा उपवाक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा।
8 नंबर प्रश्न को देखिए। 8 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्प में से किसी एक वाक्य में जो है संख्यात्मक विशेषण का उपयोग जो है नहीं किया गया है। यानी कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जिसको में संख्यावाचक का बोध नहीं किया, इसका उपयोग नहीं किया गया है। देखिए, जिससे मेरी 8 बीघा जमीन है, तो संख्या आपको 8 लग गया, ये नहीं होगा। कह रहा है कि 100 ग्राम, देखिए ग्राम लग गया, 100 ग्राम अंक लग गया, नहीं होगा। हेम करके हमें चंदा जो चंद्रमा है सुंदर लगती है, देखिए इसको में कोई अंक का नहीं बोध हो रहा है, इसमें कोई अंक दिखाई दिया नहीं। लेकिन डी ऑप्शन में देखिए राम ने 2 मीटर, तो 2 आ गया, अंक आ गया, यानी कि अंक इसको में नहीं चाहिए। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न के लिए। 9वां प्रश्न है, कह रहा है कि निरंजन जो है ड्राइवर को कार चलवाता है, नहीं, निरंजन ड्राइवर को कार नहीं चलवाता है, ये गलत हो जाएगा। निरंजन ड्राइवर से कार चलवाता है, ऐसे होगा। देखिए संबंध आपको जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए ड्राइवर से का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन में देखिए ड्राइवर से कार चलवाता है, को से कार नहीं चलवाता है, ध्यान रखना है। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। यह फॉर्मेट आपको कर्ता ने कर्म को करण से अप्रदान सप्रदान के लिए ये सब जो फॉर्मूला होता है, हालांकि इसका आपको कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया गया है, वो चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में जाइएगा तो उसको में से जा करके भी आप इस चीज को देख सकते हैं। दूसरी चीज में आपको कम्युनिटी पोस्ट में प्रत्येक दिन आपको 1 से 2 को आपको क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, जो एकदम बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन रहता है, तो आप उसका पोल भी जा करके जो है आपको पोलिंग करिए, ठीक है, आपके लिए बहुत एकदम लाभदायक है। 10वां नंबर प्रश्न है, कपीस का प्रयुक्त संधि किस प्रकार का है? संधि का नाम, कपीस में किस प्रकार के संधि का प्रयोग हुआ है? तो देखिए कपीस में जो मुख्य रूप से आपको दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, कपीस में दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है, ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। इसको संधि विच्छेद करिएगा तो आपको होता है कपी और जोड़ इस होता है, यहाँ रख कपी जोड़ इस होता है। अब इसे यहां से हम लोग हैं अब डिटेल के साथ में चलते हैं और एक एक चीज को समझते हुए चलते हैं और नोट डाउन करते चलते हैं। जैसे आपने देखे कि दीर्घ संधि आपको तो देखी, लेकिन इसका परिभाषा जब तक ले मालूम नहीं रहेगा तो आपको कोई फायदा नहीं इसको जानने से। तो देखिए कोई फायदा नहीं होगा, आगे प्रश्न आ जाएगा तो फिर आप गड़बड़ कर दीजिएगा, बन ही नहीं पाएगा। तो परिभाषा देखिए, दीर्घ संधि करके दो जो है आपको स्वर्ण या सजातीय वर्ण से, सजातीय वर्ण में जैसे कहें तो अ आ ई उ के जो है आपको क्रम के मेल से जो उत्पन्न होता है तो वह आपको दीर्घ संधि कहलाता है। विसर्ग संधि बी ऑप्शन में दिया गया है बाबू। विसर्ग संधि में है जैसे कि जो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आ जाए तो उससे जो विकार उत्पन्न होती है वह आपको विसर्ग संधि कहलाता है। यानी का स्वर और व्यंजन के बीच में, स्वर और व्यंजन से जो विकार उत्पन्न होती है तो उसे विसर्ग कहते हैं। यन संधि आपको सी ऑप्शन में दिया गया है, पहले वाला भी सेट आया था तो यन संधि का परिभाषा हमने करवा दिए थे। तो यन संधि देखिए, जब ई उ के बाद में कोई भी विजातीय स्वर आता है जो क्रमशः जैसे य व र में बदल जाता है, तो यह सब जो है आपको ई उ अ, तो यह आपको यन संधि में जाकर के आगे जो है आपको ई बदल जाएगा य में, एक बार दूसरा जो ई है उसके बाद उ बदल जाएगा व में, और उसके एक बार और उ है वो आपको बदल जाएगा र में। तो ऐसे करके बदल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 11 नंबर। 11 नंबर में है कि निम्न में से भाववाचक, देखिए भाववाचक संज्ञा है, इसको में से कौन सा है जो भाव बता रहा है? देखिए इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा सुंदरता। सुंदरता क्या है बाबू? तो यह एक भाव है। सुंदरता क्या है? तो यह एक जो है भाव है। देखिए उसके बाद में जैसे ए ऑप्शन में दिया गया है चोर, तो चोर जो होगा ना, चोर आपको जातिवाचक संज्ञा बोध करता है। क्या करता है? जातिवाचक बोध करता है। मीठा है वो क्या है? किसी चीज का विशेषता है, किसी चीज का क्या है? तो विशेषता है। और सुंदर देखिए क्या है? भाव, सुंदर, खुशबू, यह सब जो है आपको जो स्पर्श नहीं किया जा सकता है तो वह भाववाचक में चला जाएगा। स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता है, यह भी एक प्रकार का विशेषण है, यह भी एक प्रकार के विशेषण है, ध्यान रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न साथियों,
उत्प्रेरक वर्धक, देखिएगा उत्प्रेरक जो वर्धक है यानी कि प्रमोटर क्या कार्य करता है। देखिए उत्प्रेरक यानी कहने का अर्थ में ही छिपा हुआ है कि उत्प्रेरित करना, किसी चीज के लिए उत्प्रेरित करना। उत्प्रेरित का मतलब हो जाएगा यहाँ बाबू, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा कि जैसे देखिए उत्प्रेरक जो है, उत्प्रेरक क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ा देता है। बी ऑप्शन आपको 12 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। अब जैसे उत्प्रेरक जो है मुख्य रूप से देखिए क्या है कि यह स्वयं बहुत कम मात्रा में रहता है, बहुत कम मात्रा में रहता है, लेकिन अगर ये दूसरे के साथ ही मिला दिया जाता है तो यह जो है आपको उसकी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। जैसे में देखिए कुछ कुछ उत्प्रेरक देखिए, जैसे आपको आयरन Fe है, निकेल Na है, तो यह सब जो उत्प्रेरक के तौर पे कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 13 नंबर। 13 नंबर में बोला जा रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि किसी चीज में गया, ट्रांसफर हुआ और फिर वह चीज में लौट आया जा सकता है, यानी कि द्वारा उस चीज को प्राप्त किया जा सकता है, तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। जैसे देखिए दूध से दही बदल गया है तो फिर उसको अब दही से दूध नहीं बना सकते हैं, तो यह रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना यानी कि संक्षरण हो जाना, तो फिर लोहा नहीं प्राप्त किया जा सकता, यह भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। मोम को पिघलना, देखिए मोम थोड़ा सा अगर गर्म होता है तो वह पिघल जाता है और फिर उसको जब ठंडा होगा तो वह जम जाएगा, यानी कि उसको लौटा लिया जा रहा है, उस रूप में वापस आ जा रहा है, तो यह भौतिक परिवर्तन हुआ। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 14 नंबर में बताया जा रहा है कि किसी गैस का उसके क्रांतिक ताप से नीचे के ताप पर दाब डालकर द्रवित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो यह प्रक्रिया जो है आपको संघनन कहलाएगा, यानी कंडेंसेशन कहलाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब एक का करके है यहाँ पे डिटेल से और नोट करिएगा, एक का करके हम नोट कराते हैं, परिभाषा सहित नोट कराते हैं। जैसे संघनन का परिभाषा क्या होता है, जैसे देखिए वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जो हो अपनी गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, और जो आमतौर पे ठंडा करने से या उस पर दबाव बढ़ाने से होता है, वह प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। बाष्पीकरण ये ऑप्शन में दिया गया है साथियों। बाष्पीकरण में मतलब होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी द्रव, देखिए बाष्पीकरण में क्या होता है कि कोई भी द्रव है जो अपने गैसीय अवस्था में मन की वाष्प में परिवर्तन होता है, द्रव जो है क्या हो जा रहा है, वाष्प बन रहा है, तो यह बाष्पीकरण कहलाएगा। ऊर्ध्वपातन आपको दिया गया है सी ऑप्शन में। ऊर्ध्वपातन में होता है कि कोई ठोस पदार्थ है बिना द्रव अवस्था में आया है, जैसे ठोस आपको, जैसे देखिए कलम, पेंसिल, लकड़ी, किताब, कॉपी जितना आपके पास में है, यह सब ठोस चीज है। तो यह जो है आपको अगर इसको अवस्था चेंज कर रहे हैं तो बिना द्रव अवस्था में आए ही डायरेक्टली सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तो उससे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अमूमन चीज है कि द्रव है, देखिए कोई कठोर चीज पहले आपको द्रव में बदलेगा, द्रव से गैस में बदलेगा, सेम चीज ऐसे करके ही लौटता भी है, रिवर्स भी ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ कुछ चीज ऐसे है जो डायरेक्टली द्रव से नहीं, द्रव में ना जा करके आपको सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है, ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए जैसे कपूर ठोस चीज है और यह आपको जो है यह उड़ जाता है, यानी कि सीधा गैस के रूप में बदल जाता है। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एस ब्लॉक के तत्व जो है सामान्यतः किस प्रकार के यौगिक से बनता है। तो एस तत्व जो है आपको वो एस ब्लॉक में जो तत्व रहता है तो वह आपको आयनिक यौगिक रहता है। मुख्य रूप से क्या रहता है, तो मुख्य रूप से आपको आयनिक यौगिक रहता है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अब देखिएगा जैसे में एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक जो है आपको देखिएगा तो यह आयनिक यौगिक बनाता ही है। आवर्त सारणी के समूह में देखिएगा तो ये आवर्त सारणी के समूह 1 में जो कि क्षारीय धातु के लिए, और समूह 2 में भी आता है, समूह 2 में भी आता है जो क्षारीय मृदा धातु के लिए होता है। अब कुछ कुछ जैसे ब्लॉक एस में कुछ कुछ देख लीजिए, जैसे है कि लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, रुबिडियम होता है, स्केडियम होता है,
तो यह एस ब्लॉक में मौजूद होता है। और यह इसको जो एस ब्लॉक में जो होता है उसके बाहरी कक्षा में एक या फिर दो गो इलेक्ट्रॉन होता है जो दूसरा से अभिक्रिया साझा कर लेता है। दूसरा से क्या होता है, साझा करके अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 15 के बाद में 16 नंबर। तो आपने जिस प्रकार से हम बता रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि इससे बेहतर कोई बताएगा, और वही फ्री कंटेंट में। तो इस हिसाब से तो आप लोग का दायित्व बनता है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दूसरी चीज में, आप लोग वीडियो को देखने के बाद में है आपको किसी प्रकार के सजेशन है या कमी लग रहा है या त्रुटि लग रहा है तो आप कमेंट करके सजेशन जरूर दीजिए। देखिए 16 नंबर में है कि मानव शरीर में जो आपको प्यूटरिटरी ग्रंथि है यानी प्यूटरिटरी ग्लैंड कहाँ अवस्थित होता है। यह आपको मस्तिष्क में होता है और मस्तिष्क के आधार पे होता है। अब इसका पूरा डिटेल समझिएगा कि जैसे में देखिए प्यूटरिटरी ग्रंथि के एक नाम पहले समझिए कि इसका क्या क्या नाम है। प्यूटरिटरी ग्रंथि को ही आपको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ये तीनों से प्रश्न आया है बाबू, तीनों से अलग अलग एग्जाम में अलग अलग नाम से पीयूष, किसी में पीयूष नाम दे दिया है, किसी में मास्टर दे दिया है, किसी में प्यूटरिटरी दे दिया है। तो यह 3 नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज में आकार अगर देखा जाए प्यूटरिटरी ग्रंथि का आकार अगर देखते हैं तो एक मोटर के दाना होता है, मोटर के दाना के समान इसका आकार होता है और यह मस्तिष्क में होता है। और यह जो आपको है मुख्य रूप से जो यह अंततः स्रावी ग्रंथि है। प्यूटरिटरी ग्रंथि कैसा है तो अंततः स्रावी ग्रंथि है और यह अवस्थित होता है ऐसे, देखिए ऐसे करके अवस्थित रहता है। और यह जो अवस्थित रहता है तो यह अवस्थित रहता है सेला टर्सिक हड्डी, देखिएगा सेला टर्सिक हड्डी है, इसका नाम सेलर टर्सिक हड्डी है और इसके ऊपर में ही जो ये अवस्थित रहता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा ए ऑप्शन में गर्दन। गर्दन में कौन सा ग्रंथि रहता है तो गर्दन में थायराइड ग्रंथि रहता है और उसके बाद में है आपको एक पैराथायराइड आता है, वह भी आपको गर्दन में ही रहता है जो आपको गला में रहता है मुख्य रूप से, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में है आपको एक है उदगर, उदगर दिया गया बी ऑप्शन में। उदर गुहा में आपको अग्न्याशय ग्रंथि रहता है और अग्न्याशय ग्रंथि को अधिवृक्क भी कहते हैं और यह भी अंततः स्रावी ग्रंथि है बाबू, यह भी अंततः स्रावी ग्रंथि है। उसके बाद में देखिएगा एनीमिया, उसके बाद में सॉरी एनीमिया नहीं है। उसके बाद में 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न है कि पौधे में जाइलम है। देखिए जाइलम और फ्लोएम से पहले वाला सेट में भी प्रश्न आया है और उसमें भी पूरा डिटेल से बताया है। तो जाइलम में केवल पूछा है इसमें, तो जाइलम उत्तक का मुख्य कार्य, देखिए जाइलम उत्तक का जो मुख्य कार्य है खनिज और जल का परिवहन करना। खनिज है जो आपको खनिज और जल धरती से प्राप्त होता है पेड़ पौधा के लिए और इसी चीज को ले जा करके ऊपर पहुंचाता है, यानी कि सभी भाग में भी पहुंचाता है और पत्ती के पास से पहुंचाता है जहां भोजन बनता है। और जब भोजन बन जाता है तब उसको फ्लोएम, जो फ्लोएम है, फ्लोएम सभी के पास में, तना हो, पत्ती हो या जड़ हो, सभी के पास में वो बना हुआ भोजन पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। इतना चीज से आपको कंप्लीट हो गया होगा। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, 18 नंबर में है साथियों की एनीमिया मुख्यतः किस खनिज तत्व के कमी के कारण होता है। एनीमिया मुख्य रूप से आपको लोहा यानी कि आयरन के कमी होने के कारण है, आपको एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अब एनीमिया में मुख्य रूप से क्या होता है बाबू, एनीमिया में मुख्य रूप से है आपको आरबीसी की संख्या और हेमोग्लोबिन की जो मात्रा है लगातार घटने लगती है, यानी कि एकदम बिल्कुल कम हो जाती है। और इसके जो है आपको अपर्याप्त से ऑक्सीजन जो है ये रक्त में जो है आपको हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा, आरबीसी की कमी हो जाएगा। तो हेमोग्लोबिन ही है जो आपको ऑक्सीजन को परिवहन करने का काम करता है। तो इसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की परिवहन जो है आपको क्षमता कम हो जाती है और इसके लेकर के आपको कई सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसके बाद में देखिएगा कैल्शियम, कैल्शियम ए ऑप्शन में बाबू। कैल्शियम में देखिए क्या होता है, कैल्शियम हड्डी और दांत के स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है और कैल्शियम के कमी से है, देखिए कैल्शियम की कमी से आपको जो मुख्य रूप से ज्यादा प्रश्न में एक ही चीज दिखाई मिला हुआ, कैल्शियम की कमी से रिकेटस होता है। क्या होता है,
रिकेटस नामक बीमारी होता है। बाबू रिकेटस नामक बीमारी होता है कैल्शियम की कमी से, लेकिन यह बच्चा में होता है। और रिकेटस में क्या होता है कि हड्डी एकदम बिल्कुल नरम हो जाती है, जो आपको मुड़ने टूटने की और लपने की जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा देखा जाता है, और यह रिकेटस बच्चा में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में इसको देखिएगा जैसे में ऑस्टियोपोरिस, ध्यान रखिएगा ऑस्टियोपोरिस जो है यह भी हड्डी को कमजोर, यह आपको मुख्य रूप से सियान आदमी में देखने के लिए मिलता है। इसको में भी हड्डी एकदम कमजोर हो जाता है। और एक होता है हाइपोकैल्सियमिया, ध्यान रखना हाइपोकैल्सिमिया, हाइपोकैल्सिमिया यह जो है आपको रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाता है। रक्त में क्या हो जाता है? कैल्शियम की कमी होता है। तीन को फैक्ट आपको याद रखिएगा, एक है ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपोकैल्सिमिया और रिकेटस, ये तीनों है आपको कैल्शियम की कमी के कारण होता है। माफ करिएगा, आयोडीन देखिएगा, आयोडीन अब देखते हैं। आयोडीन आपको है, आयोडीन जो है आपको बी ऑप्शन में, आयोडीन के कमी के कारण आयोडीन सबसे पहले देखिए यह थायराइड हार्मोन को कार्य करने के लिए यह आवश्यक है। थायराइड हार्मोन जो होता है स्रावित होता है, उसको यह कार्य करने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। और आयोडीन की कमी से जो घेंघा या गवाइटर रोग हो जाता है। उसके बाद में देखिएगा 19 नंबर प्रश्न साथियों, 19 नंबर है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सारे प्रश्न में से कितना प्रश्न जो है आपको सही हुआ है। देखिए, जीवों का वर्गीकरण के 5 जगत प्रणाली यानी कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था, यानी कि यह नियम किसके द्वारा दिया गया था? बाबू इसके लिए सही जवाब आपको होगा, आपको आरएच जो है, आरएच वेटकर है, वेटकर है, इसके द्वारा जो है आपको यह 5 क्लासिफिकेशन यानी कि 5 जगत प्रणाली का नामकरण दिया गया था। देखिए अब नाम भी जान लीजिए कि कौन कौन सा 5 को जगत दिए थे, 5 किंगडम क्या क्या था। देखिए, एक मोनेरा था, प्रोटिस्टा था, तीसरा में कवक था, चौथा में पादप था और पांचवा में जंतु था। इन सारे वर्ग में विभाजित किया गया था विटेकर द्वारा। और इसको में इनका नियम, इनका थ्योरी में अगर देखें तो पादप और जंतु वाला जो आपको नियम है सबसे सटीक माना जाता है। पादप और जंतु वाला विभाजन सबसे सटीक माना जाता है। उसके बाद में कार्ल लिनियस, ए ऑप्शन में देखिएगा, ए ऑप्शन में कार्ल लिनियस है, इनके द्वारा नियम दिया गया था वर्गीकी। सबसे पहले तो कि इनको वर्गीकी का जनक कहा जाता है। क्या कहता है? वर्गीकी का जनक कहा जाता है। और इन्होंने जो है द्विनाम पद्धति दिए हैं, द्विनाम पद्धति दिए हैं। और यह पादप और जंतु तो सबसे ज्यादा सटीक, मुख्य रूप से 2 भाग में पादप और जंतु, और द्विनाम पद्धति का शुरुआत जो है कार्ल लिनियस द्वारा किया गया था। चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन देखिएगा सी ऑप्शन में, इसको में आपको चार्ल्स डार्विन है जो यह आपको क्रमिक विकास का सिद्धांत दिए थे, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया गया था। और इसी में है प्राकृतिक चयन सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है आपको ये भी डार्विन के द्वारा में दिया गया है, यानी कि यही चीज का परिवर्तित नेम केवल है और कुछ नहीं है। उसके बाद में ग्रेगर जॉन मेंडल, डी ऑप्शन में है, इन्होंने जो आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है और यह वंशागति का नियम दिया है, वंशागति का नियम दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 20 नंबर प्रश्न साथियों, यदि एक वर्णाढ पुरुष का विवाह एक समान महिला से हो जाए जो वाहक नहीं है तो वह उसके पुत्र में वर्णाढता होने का संभावना क्या होता है? वर्णाढता का मतलब वो तभी अभी आमतौर पे समझिएगा बाबू, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस से होता है कि कुछ कुछ रंग जो होता है जिसको पहचानने में प्रॉब्लम होता है। जैसे ज्यादातर आपको रेड होता है और ग्रीन होता है, तो ग्रीन कलर सभी कलर को कॉम्बिनेशन करके अगर ये कलर दे दिया जाए तो रेड कलर और ग्रीन कलर है वह पहचानने में प्रॉब्लम होता है। पता ही नहीं लगता, रेड कभी पीला दिखाएगा कभी कुछ दिखाएगा, यानी कि रेड रेड नहीं दिखाई देता है, ग्रीन ग्रीन नहीं दिखाई देता है। तो यह प्रॉब्लम होता है वर्णाढता में। तो ऐसा परिस्थिति में जो है आपको 0% हो जाएगा, 0% हो जाएगा कि उस रोग को माने कि एक संतान से एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में ट्रांसफर होने, यानी कि 0% संभावना नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में 21 नंबर प्रश्न है कि बायोमास, बायोमास का जो है आपको पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र का उल्टा जो है इन्वर्टेड होता है? तो यह जो है आपको तालाब या समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इसको में यह काम करता है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न के लिए, सी ऑप्शन। उसके बाद देखिएगा 22 नंबर प्रश्न साथियों, 22 नंबर में बताया जा रहा है
कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि, देखिए कौन सा इस संधि के तहत जो है आपको अफीम युद्ध जो है उसको समाप्त कर दिया गया था, प्रथम अफीम युद्ध समाप्त कर दिया गया था। यह आपको ये ऑप्शन हो जाएगा, नानकिंग का जो संधि है उसके द्वारा यह समाप्त किया गया था। सबसे पहले आप देखिए कि प्रथम अफीम जो युद्ध है आपको 1839, ध्यान रखिएगा 1839 से लेकर के ये 42 तक चला था। और यह जो है इसके ब्रिटेन के द्वारा जो है, ब्रिटेन द्वारा चीन पर इसको पर हमला कर दिया गया था, यानी आक्रमण किया गया था और इसको में जो है ब्रिटेन विजय हो गया था। ध्यान रखिए ब्रिटेन विजय हो गया था। और उस समय जो चीन के जो है राजा थे, चीन का राजवंश चंग वंश, ध्यान रखिए चंग वंश, इसको आपको म्यूज राजवंश भी कहा जाता है, मंचू ध्यान रखिए मंचू राजवंश भी कहा जाता है और आपको चंग वंश भी कहा जाता है। ये दोनों आपको ध्यान रखिए उसके द्वारा जो है इस युद्ध हुआ था, अफीम युद्ध हुआ था। आगे देखिएगा, जैसे आपको नॉकिंग के संधि जो है आपको इसका एक और नाम है, नॉकिंग के संधि है, नानकिंग के संधि है, इसका एक और नाम है, तो ध्यान रखेंगे इनका नाम है अनइक्वल ट्रीटी। अनइक्वल ट्रीटी भी दे देगा साथियों कंफ्यूजन करने के लिए, तो आपको याद रखना है, नोट्स कर लीजिएगा। देखिए दूसरा अफीम युद्ध हो सकता है आगे सेट में आ जाए या एग्जाम में आ जाए। दूसरा अफीम युद्ध 1856 से लेकर के 60 तक चला था, 1860 तक चला था। और इसमें जो संधि अपनाया गया था तो इसको में तियानीज का, ध्यान रखेंगे यह तियानीज का जो है संधि को अपनाया गया था द्वितीय अफीम युद्ध को खत्म करने के लिए। तो इतनी सारी डिटेल से, और उसके बाद मैं बता दूं कि अभी देखिए 2:07 यह रात में रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है साथियों। तो आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को तो कई गुना मेहनत करिए और वीडियो को लाइक करिए, उत्साह बढ़ाइए, थोड़ा एनर्जी बढ़ाइए, क्योंकि लाइक देखने पर थोड़ा सा मिलता है कि नहीं, लोग हमारे कंटेंट को जितना बता रहे हैं लोगों को समझ में आ रहा है, तब वही तो लाइक कर रहे हैं, ताकि हम एनर्जेटिक रहे तो और अच्छा तरीका से और अच्छा रिसर्च करके आप लोग के सामने प्रस्तुत करें। देखिए 23 नंबर में है कि बुश बेल्ट घास स्थल कहाँ पाया जाता है। तो बुश बेल्ट घास का स्थल जो है आपको यह कहाँ पाया जाएगा, इसके लिए आपको सही जवाब आपको हो जाएगा, तो यह दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, वो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा साथियों। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अब जो है और कई सारे हैं, उस सबको हम लोग भी नाम जानते हैं कि कौन कौन सा और घास के है। और देखिए घास भूसी से स्थान से तो पूछता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपको अभी देखिए दो प्रकार के होता है, एक उष्ण कटिबंधीय घास होता है और एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास। नोट कर लीजिएगा, या तो कम्युनिटी पोस्ट में हम पोस्ट कर देंगे, तो आप कम्युनिटी पोस्ट से भी जाकर के आप देख लीजिएगा, कुछ बता देते हैं। जैसे सावना है अफ्रीका में पाया जाता है, पटाना है श्रीलंका में, कम्बेज ब्राजील में, लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया में। उसके बाद में शीतोष्ण वाला घास, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि देखिएगा, जैसे पेरियरी है यूएस और कनाडा में, पंपास अर्जेंटीना में, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, और स्टेपीज है जो एशिया में पाया जाता है, यूक्रेन रूस और चीन के क्षेत्र में। तो इन सारी चीज को जो आपको कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया रहेगा, उससे भी जाकर के आप देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ताकि आपको कई बार देख लीजिएगा तो इससे प्रश्न वो आपको आता है बाबू। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ी जो विधि का अधिकारी कौन होता है। भारत के या भारत सरकार के विधि अधिकारी के सबसे बड़ी होता है महानवादी होता है। भारत सरकार के इसको वकील कहा जाता है, महानवादी होता है, अटॉर्नी जनरल इसको कहा जाता है। और वही राज्य में देखा जाए कि राज्य का विधि अधिकारी कौन होता है, तो यह महाधिवक्ता होता है। क्या होता है, महाधिवक्ता होता है। एक करके समझते हैं। जैसे महानवादी है, महानवादी का चर्चा जो अनुच्छेद 76 में किया गया है, और यह जो है आपको इसके पहले वाला सेट में भी आया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इसका नियुक्ति जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा है महानवादी को नियुक्ति किया जाता है। और अनुच्छेद 88 को याद रखिएगा कि अनुच्छेद 88 है, इसको भी यह अधिकार दिया गया है, जानकारी दिया गया है कि महानवादी है वह आपको संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है और कार्यवाही में भाग ले सकता है। यह अनुच्छेद 88 इसका अधिकार देता है। महाधिवक्ता ये ऑप्शन में है, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत है, 165 अनुच्छेद के तहत है, और इसका नियुक्ति है राज्य में राज्यपाल करता है।
राज्य में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, 25 नंबर में है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना कब किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना 1992 में किया गया था। और यह स्थापना तो 1992 में किया गया था, लेकिन अधिनियम इसका है तो अधिनियम 1990 में ही आया था बाबू। अधिनियम है 1990 में ही आया था, उसके 2 साल बाद स्थापना 1992 में हुआ था। लेकिन अमूमन आपको देखिएगा अमूमन संस्थान को ये अधिनियम के 1 साल बाद में, अधिनियम के 1 साल बाद में उसका डेट रहता है, लेकिन इसको में 2 साल है। महिला वाला में आपको ध्यान रखिएगा 2 साल। उसके बाद में देखिएगा जैसे आपको यह 1992 में स्थापना हुआ है और यह अधिनियम 1990 में आया था, प्रथम अध्यक्ष कौन रहा है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रथम अध्यक्ष जो है श्रीमती जानकी पटनायक थी। प्रश्न में पूछ सकता है, VVI है, नोट कर लीजिए। उसके बाद में आप देखिएगा जैसे में है वर्तमान में महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो इसको वर्तमान में भी देख लीजिए तो यह विजय किशोरी रहटाकर है। रहटाकर, विजय किशोरी रहटाकर भी वर्तमान में जो आपको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष है। दहेज को आपको प्रेसिस अधिनियम जो है दहेज निषेध है 1961 में आया था। घरेलू हिंसा अधिनियम है 2005 में आया था। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, अलग से था बता दिए। 26 नंबर में है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। नहीं जहां लगे रहे उसको थोड़ा सा रुक जाइएगा और फिर से रिपीट करके प्रश्न पढ़ लीजिएगा, नहीं तो अधिकतर लोगों से यह गलती होता है, अधिकतर लोगों से यह गलत हो जाता है। तो इस चीज को पकड़ बनाइए। देखिए इसके लिए आपको जो सही जवाब हो जाएगा 26 नंबर के लिए, 26 नंबर के लिए आपको सही जवाब इंडोनेशिया हो जाएगा। कहां हो जाएगा? इंडोनेशिया है, ये आपको भूमध्य रेखा के से होकर नहीं गुजरता है, इंडोनेशिया से होकर गुजरता नहीं है। बाकी केन्या, मेक्सिको, ब्राजील यह सभी से भूमध्य रेखा होकर के गुजरता है। उसके बाद में देखिएगा 27 नंबर, 27 नंबर में कि सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह आपको मंगल को कहा जाता है और लाल आयरन ऑक्साइड के कारण कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण है यह लाल दिखाई देता है। सबसे बड़ी ग्रह है आपको बृहस्पति है, पृथ्वी है, मानव युक्त माने कि जीवन जीने योग्य आपको पृथ्वी है। और उसके बाद में शनि का आपको 7 वलय वाला ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद में 28 नंबर प्रश्न देखिए, कर्मनाशा नदी उद्गम जो है, कर्मनाशा नदी का उद्गम कौन सा पर्वत या पठार से हुआ है? तो यह जो है आपको कैमूर के पठार से हुआ है। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, कैमूर के पठार से, कैमूर के पठार से हुआ है। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज और देखते चलिए, जैसे में कर्मनाशा से और कभी पूछ दे तो देखिए कर्मनाशा नदी का उद्गम कैमूर के पहाड़ी से हुआ है। यह गंगा नदी के सहायक है और इसका जो यह आपको उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा बनाते हुए आती है। और यह जो गंगा में बक्सर के चौसा में यह गंगा में मिल जाती है। उसके बाद में कोसी नदी देखिएगा, इसमें है नहीं लेकिन कोसी नदी है। कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाईनाथ चोटी से होता है, गोसाईनाथ चोटी से होता है। और यह आपको मार्ग बदलने वाली सबसे अधिक मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। सोन नदी है अमरकंटक से निकलता है, सोन नदी है अमरकंटक से और यह गंगा के सहायक नदी है। उसके बाद में 29 नंबर प्रश्न है साथियों कि 29 में देखिए निम्नलिखित में से स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर पवन के नाम से आपको हरमट्टन को जाना जाता है। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इसके लिए। उसके बाद में 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। देखिए कौन सा सक्रिय नहीं है, यानी कि सुस्त पड़ गया है या फिर खत्म हो गया, सो गया, दोबारा इसको में उद्गर नहीं हुआ है। इसके लिए सही जवाब आपको एकांगुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? एकांगुआ हो जाएगा। बाकी बैरन, अस्टाम्बुली और उसके बाद माउंट एरेबस यह सब सक्रिय ज्वालामुखी है। अब याद कर लीजिए कि कौन कौन सा देश, कौन कौन सा जगह पे कौन कौन सा देश में कौन कौन सा है। जैसे एकांगुआ है यह आपको अर्जेंटीना में है, अस्टाम्बुली है यह आपको इटली में है, उसका अस्टाम्बुली है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। बैरन द्वीप है, ध्यान रखिएगा बैरन द्वीप है, बी ऑप्शन वाला बैरन द्वीप। तो बैरन द्वीप आपको अंडमान निकोबार भारत में है, ध्यान रखिए। और उसका बाद माउंट एरेबस, माउंट एरेबस है, माउंट एरेबस है यह अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में है। तो इन सारे चीज को भी आपको याद रखने हैं
उसके बाद में देखिए 30 के बाद में 31 नंबर प्रश्न है। वीडियो को जो लाइक करते चलिए और वीडियो को शेयर, लास्ट में वीडियो पूरा देख लेने के बाद में शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए 31 नंबर है कि अनुपम झील बिहार के किस जिला में। देखिए दो जो है स्पेशल आपको पूछ दिया है बिहार स्पेशल से। आपको ए ऑप्शन यह भी जो है आपको यह कैमूर से ही है। देखिएगा अब बिहार के कुछ कुछ झील जो है आपको नोट करा देते हैं। जैसे में अनुपम झील देखें कि आपको यह कहाँ है तो कैमूर में है। कांवर झील देखिएगा तो यह बेगूसराय में है। कांवर झील देखिए कहाँ है तो बेगूसराय में है। उसके बाद में गोगा बिल, गोगा बिल जो है आपको यह कटिहार में है। और उसके बाद में देखिएगा उसके बाद में वारीला झील है, यह वैशाली में है। और एक है सिमरी झील है, सिमरी बख्तियारपुर झील है, यह सहरसा में है। एक कुशेश्वर नाथ वाला याद रखिएगा, कुशेश्वर नाथ झील, कुशेश्वर स्थान झील है, यह दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान वाला भी यहाँ में पूछा गया है, इसीलिए हम इसको बता दिए कि कुशेश्वर स्थान वाला को भी आप याद रखिए। उसके बाद में देखिएगा 32 नंबर में है कि मंसूरी श्रेणी किस हिमालय में आता है। तो आपको मंसूरी है, मंसूरी श्रेणी जो है आपको किस हिमालय में आता है, तो यह आपको सही जवाब हो जाएगा लघु हिमालय के अंतर्गत आने वाला है। यानी कि बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, लघु हिमालय के अंतर्गत आने वाला है। उसके बाद में देखिएगा 33 नंबर है साथियों कि सांख्य दर्शन का प्रवर्तन जो है निम्नलिखित में से कौन थे, किसके द्वारा है जो सांख्य दर्शन लिखा गया था। तो यह देखिए आपको कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन लिखा गया था। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न के लिए। अब देखिए जैसे पतंजलि है, पतंजलि किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह आपको है पतंजलि योग दर्शन का लेखक है, योग दर्शन का लेखक है। उसके बाद में गौतम है, गौतम न्याय दर्शन का लेखक है। और उसके बाद में आपको जैमिनी जो है आपको पूर्व मीमांसा का लेखक है। पूर्व मीमांसा किसके द्वारा, तो यह जैमिनी के द्वारा है। और उसके बाद उत्तर मीमांसा बदरायन को याद रखिएगा, उत्तर मीमांसा बदरायन को याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ से आपको मैथ है, मैथ कैलकुलेशन करने में शीट पे बनता नहीं है, बट आपको आंसर मैं बताते चलता हूं। देखिए 34 नंबर प्रश्न है, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा 3310, यानी कि बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 34 नंबर के लिए। 35 नंबर प्रश्न है मूल्यांकन कीजिए, यानी कि वही चीज है, आपको कैलकुलेशन कर लिए, सबसे इजी है। इसके लिए आपको 10 आंसर आने वाला है, ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, वह 36 नंबर की वह छोटा से छोटा प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें। तो यह भी मैथ है, आपको एलसीएम निकाल लीजिएगा, एलसीएम में जो आएगा वही आंसर होगा। 1392 इसका आंसर होने वाला है, 1392 एलसीएम निकाल लीजिएगा, आंसर आएगा 1392। उसके बाद में अब यहाँ से जो है इंग्लिश का प्रश्न शुरू होता है, और इंग्लिश का भी आपको 5 से 6 प्रश्न रहता है एग्जाम में, उसको पे भी थोड़ा सा फोकस करिएगा। जैसे देखिए इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, जो आपको बैंड यूज एन एवो वर्ब के रूप में इसको में किसको में प्रयोग किया गया है। देखिए इसको आपको तीसरा में प्रयोग किया गया है कि बी विल लूज द फाइट अनलेस विद बैंड टुगेदर। तो इसमें आपको प्रयोग किया गया है वर्ब के रूप में। उसके बाद में देखिएगा 38 नंबर में कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द, जो आपको इंसर्टिंग इन करेंट जो है अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन चॉइस। तो देखिए देयर आर जस्ट ए फ्यू हो जाएगा, ए फ्यू एप्पल्स लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद में 39 नंबर है, 39 नंबर में देखिए क्या है, 39 नंबर में है कि आइडेंटिफाई करना है। तो यह आपको ईच है ना लगा हुआ, ईच यानी कि जो अंडरलाइन किया गया है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसको कह रहे हैं कि अंडरलाइन वर्ड का फॉलोइंग सेंटेंस में द गिवन अल्टरनेटिव, इसको क्या होने वाला है। तो इसका अल्टरनेटिव आपको प्रोनाउंस होने वाला है, यानी कि सी ऑप्शन आपको सही जवाब प्रोनाउन होने वाला है। 40 नंबर देख लीजिए, 40 नंबर में है कि चूज द राइट एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यह आपको खाली स्थान दिया, इसमें कंप्लीट करिए। जैसे देखिए कि आनंद इज द इल्डर ब्रदर हो जाएगा, इल्डर ऑफ द टू सन्स, इल्डर ऑफ हिज टू सन, इल्डर ऑफ हिज टू सन, इल्डर का प्रयोग होने वाला है। उसके बाद में है आपको 41 नंबर है, 41 नंबर में है कि आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि अंडरलाइन जो किया है उसको आपको फाइंड करना है। इसके लिए भी आपको सही जवाब देखिए
तो पीकॉक के स्थान पे जो आपको ए ऑप्शन वाला सही सटीक जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन। 42 नंबर है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही जवाब को चुनना है इसको में। देखिए माई मदर वाक्स वाक जो है आपको लाइक मी, इसको में ये आपको सही है, बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपको एक प्रश्न और है 43 नंबर। 43 नंबर में कहा जा रहा है, 43 नंबर में कहा जा रहा है कि जो है आपको पार्लर द मिल्क जो है यह खाली स्थान क्या भराएगा, तो इसको में आपको जो है इनटू का प्रयोग शायद होने वाला है। तो हाँ, इनटू का प्रयोग, इस जगह पे आपको इनटू का प्रयोग करिए, सेट करेगा, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में 44 नंबर में कि जब पुष्प के पुंकेसर और स्त्रीकेसर माने पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित हो, ऐसा पुष्प जिसको पुंकेसर भी स्त्रीकेसर भी उपस्थित होता है, तो उसे आपको क्या कहा जाएगा, तो द्विलिंगी या उभयलिंगी पुरुष कहा जाएगा, पुष्प कहा जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 44 नंबर के लिए। 45 नंबर प्रश्न देखिए, 45 नंबर में है कि मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखिए मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब आपको रेटिना पर बनता है, रेटिना पर बनता है, और वही किसी कारण से आपको नेत्र का गोलक की लंबाई या लेंस की प्रॉब्लम की वजह से कभी रेटिना के आगे कटने लगेगा, रेटिना के आगे कटने लगेगा तो आपको दिक्कत होगा, कभी आगे बिंदु पर कट जाएगी, कभी पीछे बिंदु पर कटेगी, तो आपको दूरदृष्टि और निकट दृष्टि का प्रॉब्लम आने लगेगा। ध्यान रखेंगे, उसके लिए चश्मा का प्रयोग करना पड़ेगा, सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और आंख के आइरिस जो है, आंख का रंग है आइरिस पे निर्भर करता है, ध्यान रखेंगे। कमेंट करके बताना कि आंख में कौन सा लेंस रहता है, आंख में तो कौन सा लेंस रहता है, कमेंट करके बताना है आपको। देखिए ईसीजी है, ईसीजी का आपको किस अंग की गतिविधि को दर्शाने के लिए प्रयोग किया है, तो ये आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है हृदय की धड़कन को नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 47 नंबर में है कि स्पंज जो है किस संघ के जो है आपको संबंधित है, तो यह आपको ध्यान रखेंगे, यह आपको प्रोफेरा यानी कि प्रोफेरा से संबंध रखने वाला है, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर है, 48 नंबर में कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी कि उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था, तो यह आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया है, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। और जो गति का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया है, 3 वो नियम दिए हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा 49 नंबर में दिया गया है कि एक व्यक्ति का निकट वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और उसे किस प्रकार के लेंस का उपयोग करना चाहिए। देखिए सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट समझिएगा कि जिस चीज को दिखाई देगा वही उसका प्रॉब्लम है बाबू, जो चीज दिखाई देता है वही प्रॉब्लम है, यानी कि कोई वस्तु को जो है स्पष्ट रूप से, कौन सी वस्तु, तो यानी कि आपको कह रहा है कि निकट के वस्तु को जो है आपको स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी कि इसका निकट दृष्टि दोष है, जो साफ साफ देख सकता है वही दोष होता है। यह हमेशा कंफ्यूजन करने वाला रहता है, नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आदमी के जो चीज दिखाई देता है ना वही प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है। निकट वाला दिखाई दे रहा है तो हाँ, तो निकट वाला प्रश्न के लिए, निकट वाला के लिए ध्यान रखें, तनी नियर आवा, निकट वाला देखने के लिए कहा है तो तनी नियरा आवा, आवा का मतलब कि अवतल, आवा का मतलब अवतल, बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, तनी नियरा आवा, नियरा आवा, निकट का मतलब कि तनी नियरा आवा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर के लिए उत्तल का प्रयोग किया जाएगा साथियों। आज का अंतिम प्रश्न है 50, कह रहे किसी गतिशील वस्तु का जड़त्व निर्भर करेगा। जड़त्व जो बाबू आपको उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ में जो आज का प्रश्न सेशन समाप्त होता है। आपसे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा तक वीडियो को लाइक करके इसको लिंक को अपने दोस्तों के पास में एकदम बिल्कुल फैला दीजिए, स्टेटस है स्टेटस में लगा दीजिए, और उसके बाद में जो है एक प्यारा सा कमेंट आप कर दीजिए कि आपको कितना इसको में से सही हुआ, या फिर ये कंटेंट जितना आपको रिसर्च करके लाए हैं तो आपके लिए है कि नहीं, ये किस प्रकार की लेवल के है, तो आप जरूर सजेशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ में इस वीडियो से लेते हैं विदाई, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।